सर। नमस्कार। सर, आज आप हमें ये बताइए कोरोना काल में क्या-क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं लोगों के जीवन पर? देखिए, कोरोना काल के अंदर जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में क्या पूरे देश के अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आपने एमसीडी पे चर्चा करने की बात करी थी। जो हमारे आज एमसीडी के कर्मचारी हैं, ना तो उनके पास सैनिटाइज़र है, ना उनके पास मास्क है, ना उनके पास ग्लव्स है। आज कहीं न कहीं वो कम संख्या में आ रहे हैं ड्यूटी के अंदर और जिसके अंदर कहीं न कहीं कोरोना फैलने का और खतरा भी है। जो कर्मचारी है एमसीडी उन्हें कोई चीज़ भी नहीं दे पा रही है, ना सैनिटाइज़र हो या ना कोई फैसिलिटी हो, कोई फैसिलिटी नहीं दे पा रही है। जिससे कर्मचारी आए दिन मेरे घर पे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर हमें कुछ फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, उसके बाद भी तनख्वाह भी हम लोगों की टाइम पे नहीं पहुँच पा रही। आज जगह-जगह सैनिटाइज़र टाइम से नहीं हो पा रहा, सफाई टाइम पे नहीं हो पा रही। एक तरफ़ा गंदगी, दूसरी तरफ कोरोना और दूसरी तीसरी तरफ लॉकडाउन। जहाँ लोगों पे पैसा भी नहीं है और जहाँ गंदगी भी हो रही है और जहाँ लॉकडाउन भी हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं एमसीडी की नाकामी है और बीजेपी शासित एमसीडी को इसे देखना चाहिए। और जितने भी एमसीडी के हॉस्पिटल हैं, आज सबकी हालत खराब है, बहुत बुरी दशा है। तो जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं वो हमसे बात करते हैं, सर कोई फैसिलिटियाँ नहीं मिल पा रही हम सर, लोगों को। आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी शासित एमसीडी बैठी हुई है, कर्मचारी ऐसे टाइम के अंदर अपने घर से बाहर निकल रहा है। ऐसे टाइम में अपनी जान जोखिम में डाल के घर से बाहर निकल रहा है, जिस टाइम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। जिस टाइम लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स का यूज़ कर रहे हैं, पर आज हम उन्हें सैलरी भी नहीं दे पा रहे और ये फैसिलिटी भी नहीं दे पा रहे। कहीं न कहीं ये एमसीडी की बहुत बड़ी नाकामी है और कहीं न कहीं एमसीडी में जो भी सरकार बैठी है, बीजेपी की सरकार बैठी है, मेरे हिसाब से बोलना चाहूँगा, कमिश्नर साहब से बोलना चाहूँगा कि उन कर्मचारियों के बारे में भी कुछ सोचा जाए, जो कर्मचारी अपनी जान हथेली पे रख के ड्यूटी कर रहे हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि ये लगातार आरोप जो है सो दोनों तरफ से आ रहा है कि कर्मचारियों का जो सैलरी है वो नहीं मिल पा रहा। पिछले 2 महीने या 3 महीने का सैलरी जो है सो रुका हुआ है और ये दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अंदर सरकार बैठी हुई है, बीजेपी की एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है और वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं। ये आज जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है? इससे पहले कर्मचारियों ने हड़ताल करी, भूख हड़ताल करी। बीजेपी के मेयर, बीजेपी के नेता सीएम अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे, प्रदर्शन किया, ड्रामा किया, नौटंकी करी। नौटंकी करने के बाद क्या उन्हें पैसा मिला? फिर भी बीजेपी की एमसीडी ने दिया ना। टैक्स से पैसा इकट्ठा करा, जो लोगों में पैसा पेंडिंग था उससे इकट्ठा करा। वो जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की बनती है। आज भी वो ये जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये सैलरी क्वेश्चन, नहीं दे पा रहे। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये जैसे सैलरी सैलरी का जो पोर्शन है थोड़ा वो तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा था कि सर दिल्ली, ये तो दिल्ली सरकार का सरकार है ना कि जो एमसीडी के जो पेमेंट्स हैं वो उनको वापस, मतलब बकाया जो है वो उनको दे, तो सो दैट दे कैन पे द सैलरी। देखिए, दिल्ली सरकार ने एमसीडी का कोई बकाया नहीं देना, ये अच्छा। साबित कोर्ट ने भी कर दिया था। जब बीजेपी शासित एमसीडी ने, मेयर साहब ने बड़े बड़े लफ्जों में कहा कि हम इतने महीने की सैलरी दे रहे हैं, इतना महीने का बोनस दे रहे हैं, इतने लोगों को पक्का कर रहे हैं, क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से परमिशन ली थी? क्या वो जो सैलरी दी थी वो अरविंद केजरीवाल जी से पूछ के दी थी? नहीं पूछा था ना। तो ऐसे ही पैसे देने की जिम्मेदारी इनकी बनती है। अगर ये कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पाते, अगर ये सैनिटाइजर नहीं करा पाते, अगर ये सफाई नहीं करा सकते, तो इन्हें एमसीडी को भंग कर देना चाहिए। जैसे इन्होंने बंगाल के अंदर कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, एमसीडी भी भंग कर देनी चाहिए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन एमसीडी के अंदर लगा देना चाहिए, अगर एमसीडी अब नहीं चला पा रहे तो। आज एमसीडी की दशा ये हो गई कि कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चों को फीस नहीं मिल पा रही, कई कई साल से डेथ केस का पैसा नहीं मिल रहा, 9-9 10 10 हजार में वो नौकरी कर रहे हैं, वो पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं एमसीडी का फेलियर है। पिछले 15 सालों से एमसीडी ने दिल्ली को कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं दिया और कोई कर्मचारियों के हित के लिए आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। सर, जो दिल्ली में कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वो आप केजरीवाल को इसमें जिम्मेदार नहीं मानते हैं? देखिए, दिल्ली में जो केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी कहा कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। हमारे दिल्ली का एक एक बंदा, एक एक लोग लाइनों में लग रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। किसकी जिम्मेदारी बनती थी? अगर केंद्र सरकार टाइम पे ऑक्सीजन दे देती तो आज दिल्ली की ये दशा नहीं होती। पर आज दिल्ली की दशा काफी हद तक सुधर चुकी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन आने सर, लगा, दिल्ली में हॉस्पिटल में केसेस प्लांट लगने क्यों लगा बढ़ है। रहे हैं? दिल्ली टॉप पे आ रही है मैं सर केसेस एक में। चीज और पूछना चाहूंगा कि सर ये राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? राज्य सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना, उसको भी तो थोड़ा सा आप इंगित करें इसमें कि राज्य सरकार ने कैसे जो है देखिए, सो जो ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगने थे वो नहीं लगाए टाइम से,
और जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं किया। जो एडवर्टीजमेंट पे जो पैसे लगाए उसके बदले जो है सो हॉस्पिटल्स बन गए होते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, नए नए हॉस्पिटल बनाए। जानना चाह रहा हूँ कि सर जब 8 प्लांट तेज बोलिए, थोड़ा आप तेज बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा थोड़ा हूँ कि सर 8 प्लांट बनने थे, ऑक्सीजन के प्लांट लगने थे, उसमें से केवल 1 प्लांट इन्होंने इनिशियल लेवल पे लगाया, तो आप वो जिम्मेदारी कैसे? वो प्लांट लगाने की जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली सरकार की थी। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली सरकार की थी। वो प्लांट लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने टेंडर दिया था, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, मैं केंद्र वही कह सरकार ने रहा हूँ। टेंडर दिया था, उनकी नाकामी थी। जो टाइम पे उस टेंडर को पूरा नहीं कर पाए, जिस इंसान ने टेंडर लिया था वो एक प्लांट लगा के भाग गया, वो जिम्मेदारी उसकी थी। ये केंद्र सरकार को जागना चाहिए था। पूरे देश के अंदर, बंगाल के मैं अंदर वही इलेक्शन में जो चाह रहा हमारे हूँ प्रधानमंत्री जी कि बिजी थे। आप जो है सो एमसीडी की बात भी बता देते हैं, आप राज्य सरकार की बात नहीं बता के केवल केंद्र सरकार की बात बता देते हैं। तो केंद्र राज्य सरकार है किस लिए? फिर राज्य सरकार का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, तो उसको भी भंग कर देना चाहिए मुझे लगता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे सारे के सारे नेता बंगाल के अंदर राजनीति करने में व्यस्त थे। आज जी। बंगाल में जब सरकार बनी तो वहां दंगे करने में व्यस्त है। उन्होंने ये चीज उनकी जिम्मेदारी बनती थी। आज हमारे दिल्ली की जो देश में वैक्सीन मिलनी चाहिए, वो वैक्सीन विदेशों में दी जा रही है। आज अपने लोगों सर को राज्य वैक्सीन नहीं लगा सरकार ने पा क्या रहे। क्या किया अगर आज है? हमारे हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर इंसान को वैक्सीन लग जाएगी तो वो सेव हो जाएगा। पर वो वैक्सीन हमने कहीं ना कहीं बाहर भेज दी, बाहर विदेशों में भेज दी। किसकी जिम्मेदारी बनती थी वो? ठीक है सर। सर दिल्ली सरकार ने क्या क्या किया है? देखिए, दिल्ली सरकार, अभी आप एक चीज और ले लीजिए, दिल्ली सरकार ने आज जितने हॉस्पिटलों के अंदर फैसिलिटी दे रहे हैं, आज दिल्ली सरकार का लेवल कहां से कहां आ गया। आज कोरोना सर के दिल्ली केस दिल्ली कितने में तो कम हो सबसे गए? ज्यादा केसेस है कोविड-19 के। अब कितने कम हो गए? आप 2 दिन का आंकड़ा उठा के देखिए। आप यूपी का देखिए, बिहार का देखिए, क्या दशा हुई पड़ी है। लाशें तैर रही है, नहरों में लाशें तैर रही है। किसकी सरकार थी? किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी किसकी बनती है? दिल्ली सरकार की बनती है। कि दिल्ली सरकार वहां पे आके फैसिलिटी देगी? दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है और उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने पावर एलजी को भी दी है। एलजी सब कोविड में घर में बैठ गए, क्या जिम्मेदारी बनती थी एलजी साहब की? क्या जिम्मेदारी बनती थी? पूरे देश से, हर देश के हर स्टेट के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के लोगों को भी देखना चाहिए। दिल्ली में 7 सांसद हैं, आज वो गुम हो गए। कौन से देश में गए, कौन से कोने में गए, क्या मालूम है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सर चलिए, आपके सर क्षेत्र दिल्ली में आते में हैं। सिर्फ केसेस कम नहीं हुए, यूपी में भी कम हुए और बिहार में भी कम हुए। आप मुझे बताइए, यूपी के अंदर कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं। आप मुझे बताइएगा यूपी के अंदर कितने टेस्ट कराए गए? आप मुझे बताइए बिहार में कितने टेस्ट कराए गए? बिहार में लोग तैर रहे हैं, डेड बॉडी नहीं जला पा रहे इसके अंदर, नहरों के अंदर। किसकी जिम्मेदारी है वो? सर जो डेड बॉडी की आप बात कर रहे हैं, वो डेड बॉडी अगर दिल्ली में भी उसी हिसाब से पाए गए हैं जिस हिसाब से बिहार और यूपी में पाए जा रहे हैं। आप इसको केवल पॉलिटिकलाइज नहीं कर सकते, ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ी आप मुझे ये नहीं बता सकते कि दिल्ली के अंदर एक भी डेड बॉडी भागी हो? आप नहीं बता सकते ऐसा? अजय जी, मुझे ये जानकारी चाहिए कि आपके वार्ड में जो अभी कोरोना की स्थिति है उसको आप कैसे निजात पा रहे हैं? अभी तक आपने एक भी ये नहीं बताया कि आप कैसे उसको निजात पा रहे हैं। आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जिसका भी इंसान का हमारे पास फोन आता है, हम उसकी हेल्प करते हैं। हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट कराना तो एडमिट कराते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराते हैं, दवाई की जरूरत है तो दवाई की व्यवस्था कराते हैं, सैनिटाइजर कराते हैं, सफाई कराते हैं। लोगों से जो हमसे संभव हो सकता है वो लोगों से मिलते हैं। पर एमसीडी में मैं खाली पार्षद एक नहीं हूँ, बहुत सारे पार्षद है। नॉर्थ एमसीडी में 104 पार्षद है, उसमें मेयर बीजेपी के बैठे हैं। क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी? जो कमी है उसकी व्यवस्था आप कैसे करवा रहे हैं? आपने कहा देखिए, कि अब ऑक्सीजन की जो कमी थी, रिपोर्ट्स अभी आपके सामने ही खोल के मैं दिखा रहा हूँ कि कितने टेस्ट जो है सो यूपी ने किए हैं, कितने दिल्ली ने किए हैं, कितने बिहार ने किए हैं। मैं अभी आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, उसको भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप नेशनल यूपी ने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, बारे में कुछ नहीं बता बिहार रहे में हैं। कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, उसका आंकड़ा बता दीजिए आप। मैं सब बता देता हूँ, मैं सारे बता दीजिए। हमारे पास है। मैं कोई बीजेपी का वो पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपने जिस हिसाब से अपने वार्ड के बारे में ना कुछ बता के सारे राजनीतिक परिदृश्य में इस महामारी को भी पॉलिटिकलाइज कर दिया है, दैट्स वेरी सैड। आपको पता होना चाहिए कि
तरफ से आपने क्या कार्य किया? मैं बड़ी पॉजिटिविटी के साथ इस मुझे ये बात बताइए, इस महामारी की जिम्मेदारी किसकी बनती थी? इस महामारी की अरविंद जिम्मेदारी केजरीवाल जी दिल्ली में। साहब ये महामारी की अरविंद, जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है। महामारी की जिम्मेदारी तो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने जो है सो पूरा शुरुआत से ही पॉलिटिकलाइज कर दिया। अभी तक हमने जो है सो बहुत सारे इंटरव्यू लिए, लेकिन हमें पहला व्यक्ति मिला है जो केवल पॉलिटिक्स पे ही बात कर रहा है कि हाँ, महामारी को कैसे पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है। आप महामारी में ये भी बता सकते थे कि आपके वार्ड में आपने क्या स्टेप लिए। आपने एक भी चीज की चर्चा नहीं करी कि आपके वार्ड में क्या स्टेप लेके आपने जो है सो काम किया है, और आप उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी तक सीधे पहुंच चुके हैं। आपको मैं बताता हूँ महामारी में किसकी जिम्मेदारी बनती है। महामारी में किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, वो उस लाश की जिम्मेदारी बनती है जो मर गया है बेचारा। उसको वो भी नसीब नहीं हो रहा है कि बेचारा वो दफन होगा, कहाँ जलेगा, कहाँ मरेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। किसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे? क्या केजरीवाल जी को जिम्मेदारी पता है उनकी? देखिए केजरीवाल जी आज छोड़ दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी तो अभी तक नहीं बता पाए कि आप क्या जिम्मेदारी लेके देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं? आप निगम के पार्षद हैं, आपका जो वार्ड मिला हुआ है, आपने उसमें क्या क्या कार्य किया है? आपने क्या सफाई की व्यवस्था करी है? सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया है? आपके कितने कोविड के पेशेंट हैं? क्या ये वैक्सीन सेंटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, या आपके नगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? इनको कौन देखेगा? मेरे यहाँ पे, मेरे वार्ड में, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे वार्ड के अंदर एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर लगभग 180 से लेकर 200 लोगों को डेली वैक्सीन लगवाई जा रही है। सफाई का व्यवस्था ध्यान दिया जा रहा है। मेरी फेसबुक पे देख सकते हो, मैं खुद जाता हूँ। थोड़ी पानी की दिक्कत थी, पानी की लाइन चेंज कराई जा रही है। जहाँ पे नालों की दिक्कत थी, नाले की पीडब्ल्यूडी से सफाई कराई जा रही है। लोगों के बीच में जाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है और लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर बैठे हुए, अभी भी मैं घर से बाहर हूँ, अभी भी मैं घर से बाहर हूँ। आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद घर से बाहर निकल के जनता की सेवा कर रहा है। सर मेरी बात सुनिए। आप अपने वार्ड के पार्षद हैं, आपके विधायक साहब है संजीव जी, आपको विधायकी का भी पूरा सपोर्ट मिला है। सांसद आपका नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पास है। तीन लोगों के आपके पास सपोर्ट होने के बाद आप जो है सो इस तरह से चीजों को लेके पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। बहुत मुझे लग रहा है कि वी आर वेरी मच सॉरी टू यू। देखिए, आपने बात करी संजीव झा जी की। संजीव झा जी घर से बाहर निकल रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बुराड़ी के अंदर हॉस्पिटल चालू कराया, बुराड़ी के अंदर ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड बढ़ाए, निरंकारी के अंदर चालू कराया। कितने वैक्सीनेशन सेंटर मिले हैं आपको? कितने वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं आपके वार्ड में? स्कूलों में चल रहे हैं, हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में चल रहे हैं। कितने सेंटर है, नंबर बताइए ना सर। मैं नंबर ही आपको बता रहा हूँ। बुराड़ी के अंदर चल रहे हैं, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर चल रहे हैं, और भी चालू हो रहे हैं। कल भी हमारी उस चीज में मीटिंग हुई है। एक है, दो है, तीन। अगर आप मुझे कहते हैं कि आपको कितने नंबर चाहिए तो मैं लिखित में लाता। आपने मुझसे कहा था कि मेरे वार्ड में चर्चा करेंगे, आपने मुझसे नहीं कहा था विधानसभा में चर्चा करेंगे। आपके वार्ड में कितने वैक्सीनेशन सेंटर है आपको पता ही नहीं है? आपने मेरे वार्ड में एक वैक्सीन सेंटर चल रहा है, डी ब्लॉक के अंदर। मेरे वार्ड में एक बाबू जगजीवन नाम हॉस्पिटल में चल रहा है। जी, मैं यही आपसे जानकारी चाह रहा हूँ, और कोई दूसरी जानकारी नहीं। तो मैं अपने वार्ड की जानकारी दे रहा हूँ। आपने मुझसे मेरे वार्ड की चर्चा मांगी थी, मैंने मांगी, बता रहा हूँ आपको। मैं केवल आपके वार्ड की ही चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपके पूरे भारत का परिदृश्य आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में मुकंदपुर का एरिया लगता है। मेरे वार्ड के अंदर जहांगीरपुर में डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, डब्ल्यू ब्लॉक और झुग्गी में लगता है। डी ब्लॉक के अंदर वैक्सीन सेंटर चल रहा है, जिसके अंदर 180 से लेकर 200 लोगों की हम डेली वैक्सीन करवाते हैं, और सफाई व्यवस्था करी जा रही है, सैनिटाइजर कराया जा रहा है। जितना बेटर हो सकता है अपने हिसाब से करवा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करा रहे हैं, कुछ एमसीडी के कर्मचारी के साथ मिलकर करा रहे हैं, कुछ एमसीडी के कर्मचारी जो बीमार हैं उनकी हेल्प करके प्राइवेट कर्मचारी लगा के भी सफाई करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एमसीडी पे डिपेंड हो। कुछ पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से नाले साफ करवा रहे हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी से अपने अलग भी काम करा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का क्या प्रोसेस है आपके यहाँ? सैनिटाइजेशन हो रहे हैं कॉलोनी में? बिल्कुल हो रहे हैं, सैनिटाइजर करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। कैसे, क्या रेगुलरिटीज है उसमें? रेगुलरिटीज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको? देखिए, मैं अपने कर्मचारियों से सैनिटाइजर करा रहा हूँ, कुछ अपने कार्यकर्ताओं से सैनिटाइजर करा रहा हूँ। हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जाके भी सैनिटाइजर कर रहा है। हमारी प्राइवेट मशीन भी है जिससे हम सैनिटाइजर कराते हैं। हम बड़ी वाली गाड़ियों से भी सैनिटाइजर करा रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा करा रहे हैं। ठीक है, कशिश आपने कुछ पूछ रहे हैं सर? सर आपने गरीबों लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? जो इंसान हमें लगता है गरीब है, पिछली बार मुझे बहुत कुछ सीखने लोग भी थे जिसके घर में सब कुछ था, वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, हमने उन्हें भी दिया। अब हमने अपने वॉलंटियर लगा रखे हैं। हमें लगता है जिस इंसान के पास कुछ नहीं है, जिसमें खाने को नहीं है, अपने वॉलंटियर के जरिए उसके घर में खाना पहुंचा रहे हैं।
उसके घर में दवाई पहुंचा रहे हैं, फोटो खींच के नहीं डाल रहे, क्योंकि फोटो खींचने के बाद हर बंदा कहता है मुझे भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। हमें जो दिखता है वो बिल्कुल मजबूर है, जिसके पास कोई करने वाला नहीं है, धरने वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है, जितना हो सकता है उसकी मदद कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार भी, जैसे आपने लेबर कार्ड वाला उनका अकाउंट में 5,000 रुपए पहुंच रहे हैं, ऑटो वाला, रिक्शे वाला है, तो दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी फैसिलिटी कर रही है। पर एमसीडी क्या कर रही है, बीजेपी शासित एमसीडी क्या कर रही है, मुझे बताइए। हम कर रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूं इसलिए कर रहा हूं, पर बीजेपी के पार्षद क्या कर रहे हैं, उनसे भी जवाब पूछिएगा आप। हम सबसे जवाब पूछ रहे हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है एडीएमसी के मिस्टर मनोज त्यागी जी, उनके जितने क्वेश्चन थे मैंने मेयर से पूछे हैं, एनडीएमसी को भी पूछा है, एसडीएमसी को भी पूछा है, और वो रेगुलरली क्वेश्चंस जा रहे हैं। आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो भी एनडीएमसी के जो चेयरमैन है या मेयर साहब है या डिप्टी मेयर है, उनके पास ये जरूर क्वेश्चंस जाएंगे। मैं आपको इस बात से पूरी की पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ। आप मेयर साहब से एक क्वेश्चन पूछिएगा, आने जो 1 साल बचा इलेक्शन के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर जो नए कर्मचारी, जो जितने कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी भर्ती कैसे करेंगे, सफाई कैसे होगी क्षेत्र के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर सारे के सारे कर्मचारी, 70% से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। दूसरा नंबर, जिन कर्मचारियों की सैलरी हम टाइम टू टाइम नहीं दे पा रहे, जो मजदूर घर पैदल चल। कशे से 1 मिनट रुक जाइए, पहले सर को कंप्लीट कर लेने दीजिए बात, उसके बाद। मेरा ये कहने का मतलब है, एक हेलो, साल बाद एमसीडी के इलेक्शन है, देंगे क्या केंद्र सरकार हेल्प करेगी या एमसीडी देगी, कहां से देगी, फिर क्या वो रोना रोएगी क्या कोरोना आ गया, क्या जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, एमसीडी के अंदर 75% से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो गए, आज पार्षदों पे कर्मचारी नहीं है, नाली साफ कहां से कराएंगे, गंदगी साफ कहां से कराएंगे, कूड़ा कहां से उठवाएंगे, क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की बनती है। 15 सालों से बैठे हुए हैं, क्या आप उन लोगों को भर्ती कराओगे, क्या कॉन्टेक्ट पर लोग रखो, कैसे लोग रखोगे, कहां से लोग लाओगे, कहां से नाली साफ कराओगे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अभी बरसात आने वाली है, बरसात से पहले पहले क्या एमसीडी के सारे नाले साफ हुए, क्या दिल्ली के अंदर जितने भी एमसीडी के पंप हैं वो चालू है, चालू हालत में है, या बरसात आएगी जब वो एमसीडी के मेयर साहब जागेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आज वो पंप चालू नहीं हुए तो बरसातों के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर बाढ़ आएगी। अभी तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, फिर हम बाढ़ से भी लड़ेंगे, फिर हम गंदगी से भी लड़ेंगे, फिर हम नाली से भी लड़ेंगे, फिर जगह जगह रोड रोड पानी भरे होंगे, फिर ये दिल्ली सरकार को पीडब्ल्यूडी को कोसेंगे। आज पीडब्ल्यूडी अपने नाले साफ करा रही है, क्या एमसीडी अपने नाले साफ करा रही है, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या उसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ये पूछना चाहूंगा। मैं गया एमसीडी के हॉस्पिटल के अंदर, मैंने वहां फैसिलिटी देखी, मुझे डॉक्टर तक नहीं मिला, मुझे वहां की कंडीशन इतनी बुरी लगी। जब एक पार्षद एक मरीज को एडमिट कराने के लिए 3-3 घंटे लगाएगा तो दिल्ली की जनता की हालत क्या होगी। तो ये एमसीडी की दुर्दशा है। क्या कोई भी मेयर या कोई भी अधिकारी एमसीडी की विजिट करने जाता है, एमसीडी हॉस्पिटल की विजिट करने जाता है, उन्हें जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, मेयर बनाया है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, आज दिल्ली के अंदर जो 3 मेयर है इन्होंने बेड़ा गलत कर दिया। अगर एक मेयर होगा तो दिल्ली के अंदर पैसों की दिक्कत नहीं होगी। आज साउथ दिल्ली में सारी फैसिलिटी है, नॉर्थ में और ईस्ट में क्यों नहीं है, किसकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार आपकी एक है, मेयर तीनों आप एक हो, अभी भी मौका है, तीनों को एक कर दो, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? में तीनों मेयर एक कर दीजिए। आज साउथ दिल्ली में माला माल है, साउथ दिल्ली में दिक्कत नहीं है। अभी हमारे कर्मचारी सैलरी से जूझ रहे हैं, अभी हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, अभी हमारे कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा। आने वाले 1 महीने बाद अगर ये हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो दिल्ली में दोबारा गंदगी होगी, दोबारा बीमारी फैलेगी। अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, फिर चिकनगुनिया, डेंगू, बहुत सारी बीमारियों से लड़ेंगे। अजय जी, आपसे जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और ये जो जन मीडिया टीवी के व्यूअर्स और आपके जो क्षेत्र वार्ड के जो क्षेत्रवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको इस कोरोना महामारी में किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे, जिससे कि वो इस कोरोना महामारी में अपने आप को सबल समझ सकें और ये समझ सकें कि आप उनके साथ हैं। देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए। मैं अभी खेतों में खड़ा हूँ इसलिए मास्क नहीं लगा रहा, तो मैं भी मास्क लगा के रखता हूँ, एक नहीं 2-2 मास्क लगा के रखता हूँ, क्योंकि मास्क जरूरी है। और बहुत सारे लोग ये सोच बैठे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना नहीं होगा, पर इस वहम में ना रहे। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है तो वैक्सीन लगाने के बाद मास्क लगाए, तो आपकी सेफ्टी रहेगी तो आपके परिवार की सेफ्टी रहेगी। मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ। और बुजुर्गों से खास तौर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा अपने परिवार के लिए, आप घर से बाहर ना निकले। और युवाओं से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सामान लेने जो आपके घर के बुजुर्ग निकलते हैं तो आप मजबूरी ज्यादा जरूरी पड़े तो घर से बाहर निकले, नहीं तो अदरवाइज घर से बाहर ना निकले।
जितना भी हो सके बाहर की चीज आप ना खाए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप ठीक रहेंगे, आपका परिवार ठीक रहेगा, तो दिल्ली भी ठीक रहेगी और हम भी ठीक रहेंगे। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमने देखा है कि जिसके घर का इंसान कोई चला गया, ना तो उसके सुख में जा पाए ना उसके दुख में जा पाए। तो कोरोना भगाने के लिए दिल्ली की जनता के लिए जनता का, पूरे देश की जनता का साथ चाहिए। अनुरोध है, विनती करना चाहिए कि घर से बेवजूल में ना निकले और जितना भी हो सके अपना भी ध्यान रखिए। देखिए एक बात कोरोना ने और सिखाई है, बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज दिल्ली में पानी की दिक्कत है या खाने की दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप अपने पड़ोसियों का साथ दीजिए। अगर आपका कोई पड़ोसी मजबूर है तो आप उसकी हेल्प कीजिए। हेल्प करने से ये होगा कि बुरे वक्त के अंदर आज आप उसका साथ दे रहे हो तो कल वो आपका भी साथ देगा। कोरोना ये चीज सिखा रहा है, आज हमने जो आपसदारी भाईचारा खो दिया वो कोरोना बता रहा है कि उसे आपको साथ लाना पड़ेगा। आज जिस इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार में उससे दूर रहता, मिल नहीं पाता, उसकी दाह संस्कार नहीं कर पाता। तो यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे से मिलकर रहिए और सबका ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साबुन से हाथ धोइए और जितना ज्यादा कम से कम हो सके अपने घर से बाहर निकलिए। ये थे हमारे साथ अजय शर्मा जी, जो कि जाते जाते जो है सो बड़ी अच्छी बातें मानवता की कह गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक दूसरे के मानव श्रृंखला को हम बना सकें और ऐसा कर सकें जिससे कि कोरोना इस की जो महामारी है वो दिल्ली क्या पूरे भारत से इसका निराकरण हो बहुत ही जल्दी, इस उम्मीद के साथ। और दूसरा जो इनका एक जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को हम लास्ट में जाते जाते जरूर मैं उसको दिल्ली सरकार या फिर आप कहीं केंद्र सरकार के पास जरूर मैं रखूंगा। तीनों जो आपके निगम है उन तीनों निगम को इन्होंने कहा कि एक कर दिया जाए तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से संचालित हो सकता है। तो इन सभी बातों के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। देखते रहिए जन मीडिया टीवी। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।